गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, कोई से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये है कि हुकूमतें उधर की उधर ही हैं, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो रोटी रोज़ी के लिए सुबह निकलना और घर में शाम को ज़लील ख्वार होकर वापस आना। इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं है, एक आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं समझ आती, सारा दिन टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। देखिए, जब तक इसको आप लेटर एंड स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट ना करें, जस्ट तरमीमें जो हैं उससे क्या हो जाएगा, एक आम आदमी को क्या मिलेगा। बीसी तरमीम है क्या, इसलिए बताइएगा मुझे थोड़ा। आइनी तरमीम से आम पब्लिक को तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितनी भी आइनी तरमीम होती हैं वो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए करती है। आज तक पाकिस्तान में बेशुमार आइनी तरमीमें आई हैं, कुछ शामिल भी हुई हैं, काफ़ी गरीब लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हम बात आज कर रहे हैं कि बीसी तरमीम के हवाले से आजकल हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हर मामले पर ही इनकी ठन जाती है। लेकिन ये तमाम जो आपस की शिकायतें हैं ये उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब बात आ जाती है मुश्तरका मफादात की। और यही हुआ 20वीं आइनी तरमीम के मौके पर भी। इससे कबल हमने 18वीं तरमीम देखी थी, इत्तेफाक राय से उसको मंजूर किया गया। 19वीं तरमीम का भी यही हाल हुआ और अब 20वीं के लिए भी यही कहा जा रहा है। आज कौमी असम्बली के सेशन में खुर्शीद शाह साहब का बयान कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेफाक राय इस पर हो गया है, और क्यों ना हो, क्योंकि अगर जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा, पीपल्स पार्टी के 8 अरकान के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान भी मुअत्तल रहेंगे उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो आज पेश किया गया है, जिसमें कहा यह गया कि नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन की वजह से जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनके अरकान को मुअत्तल किया जाए, उनको फ़िलहाल एटलीस्ट मुअत्तल किया जाए, उनकी रुकनियत को बेसिकली मुअत्तल किया जाए। और ये बात उस वक्त तक कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसने 6 फरवरी तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगी। ये भी हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हुकूमत आखिरी वक्त तक इंतज़ार क्यों करती रहती है, क्योंकि ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे बल्कि पीपल्स पार्टी के अहम रुकन जमशेद दस्ती आज वो भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहते हुए दिखाई दिया, और उन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी ही हुकूमत की नाअहली का भी जिक्र किया। लेकिन मेरा सवाल मुख्तसर सा ये है कि चाहे वो 18वीं आइनी तरमीम हो, 19वीं हो या अब 20वीं हो, इससे आवाम को क्या मिलने वाला है। हमारी जो इत्तलात हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम देख रहे होते हैं, वो यही देख रहे होते हैं कि आवाम को अपना कुआं रोज़ खुद ही खोदना है और पानी खुद ही निकालना है। ऐसे ही कुछ कहते हुए लोग भी पाए गए। इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। आज जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। मेंबर है CC के मुस्लिम लीग नून के ज़ईम कादरी साहब, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम कादरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और साथ ही शुक्रिया अदा करूंगी नईमुल हक साहब का, जो कि PTI के प्रेसिडेंट हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नज़ीर, से पहले कि मैं अपनी जो हमारे सवाल जवाब का सिलसिला है वो मैं शुरू करूं, ज़रा जो इसके लीगल पॉइंट्स हैं और जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इससे मुराद क्या है और यहाँ पे नाअहली किसकी सामने आती है जिसकी वजह से 28 अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वो सेनेट के हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, उनको मुअत्तल होना पड़ा। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। नज़ीर, कंवर दिलशाद साहब से शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है या मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। जो इनसे रब्ता होता है उनसे बात करेंगे। आज क्या जो NS सेशन हुआ जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम, आप आवाज़ ऊंची करें। जी कंवर दिलशाद साहब, अब आपको आवाज़ बेहतर तौर पे आ रही है? आवाज आ गई, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले की रोशनी में आप बात कर रही हैं। जी 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 बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असली तौर पर उन्होंने जबकि 28 मेंबरान कौमी असम्बली जो मुअत्तल करार किया है, उनका कहना यह है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने इनका इंतखाबात करवा दिया, इस लिहाज से चूंकि मुअत्तल हो गए हैं जो उस वक्त तक मुअत्तल रहेंगे कि जब तक इनको 20वीं अमेंडमेंट के तहत इनकी जो है मतलब आईनी तौर पर इनको कवर नहीं कर लिया जाएगा, आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाएगा, उस वक्त तक ये सस्पेंड रहेंगे।
तो ज़ाहिर है कि मेंबर कौमी असम्बली बरकरार हैं, कौमी असम्बली के मेंबर तो हैं, लेकिन ये कोई सरकारी मामला में किसी में भी ये अपनी किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी कौमी असम्बली का इजलास चेंज नहीं कर सकते, और सेनेट का इजलास है या सूबाई असम्बली का इजलास है वहाँ भी इनको है पाबंदी लगी रहेगी जब तक ये डीसी अमेंडमेंट। मुझे ये क्लियर कीजिएगा कंवर साहब, मुझे ये क्लियर कीजिएगा कि वो किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, ताहम सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, ये कोई अपना वोट भी कास्ट नहीं कर सकते, किसी सरकारी तौर पर किसी प्रोसीजर में हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर मिनिस्टर हैं तो अपनी मिनिस्ट्री की कोई कार्रवाई में किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं अटेंड कर सकते, और ना ही कोई इंटरनेशनल या नेशनल मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। जो सस्पेंड हो गए ना, ठीक है, मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, जब तक इन्हें आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। ठीक है, मुझे एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि ये नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन से क्या मुराद है, और ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ था, इसकी जिम्मेदारी नामुकम्मल रहने की किस पर आयद होती है? ये दुरुस्त कहा आपने कि जिस वक्त पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्टिकल 224 का सहारा लिया, जिस 18वें अमेंडमेंट में जिस वक्त हो रहा था, तो उन्होंने 18वें अमेंडमेंट में ये उनसे कोताही हुई है अपने 18वें अमेंडमेंट के दौरान कि आर्टिकल 224 में उन्होंने तरमीम नहीं की, तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्टिकल 224 के तहत इनके बाई इलेक्शन करवा दिए। तो ये 18वें अमेंडमेंट को चाहिए था कि आर्टिकल 224 में भी तरमीम करते। ठीक है, यहाँ से थोड़ी गलत फहमी सी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रजा हमवार कर दी है, और 20वें अमेंडमेंट में शाह साहब ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। अच्छा चले, और आईनी तौर पर हुकूमत, अच्छा इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप इसको करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इन पार्लियामेंटेरियंस को या इन सूबाई असेंबली के मेंबर्स को या कौमी असेंबली के मेंबर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके बावजूद 20वीं आईनी तरमीम का बिल अब तक मंजूर नहीं हुआ पार्लियामेंट से, इसकी जिम्मेदारी पर किस पर है? नहीं, जिम्मेदारी तो ज़ाहिर किसी पर भी आयद नहीं होती, आईनी तौर पर दोनों इदारे हैं और दोनों इदारों पर आईनी तौर पर काम किया। बहरहाल इस पर ये हालात ठीक, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये 20वें अमेंडमेंट ठीक हो जाएगा, तो ये कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है कोई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम बात करते थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब थे, और उनका कहना ये था कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। ज़हीम कादी साहब से शुरू करूंगी। ज़हीम कादी साहब, एक दफ़ा फिर जिस तरह से पीटीआई हमेशा कहती रही है कि जो आपस के आप लोगों के जो इख्तिलाफात हैं वो उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब आप लोगों के मुश्तरका मफादात सामने आ जाते हैं, आज भी यही हुआ। अब एक दफ़ा फिर आप लोग फौरी तौर पर यूनानिमसली तौर पर अग्री कर लिया है आप दोनों पार्टीज़ ने कि इसको आप बिल को मंजूर फौरी तौर पर कर लेंगे, बुध तक किए जाने का भी इम्कान है? देखें जी, अभी तक तो मीटिंग अभी शुरू हुई है और इसमें हतमी फैसला तो यकीनन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है चौधरी निसार अली खान साहब और दीगर लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके इंट्रो में जिन लोगों ने कहा कि आवाम को कुछ नहीं मिलता, तो अर्ज़ सिर्फ ये है कि तरामीम लेजिस्लेशन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इस मुल्क में कानून और आइन की पासदारी का तरीका वज़ा किया जा सकता है। मैं उस पर अमल दरामद करने की बात नहीं कर रहा, और अगर किसी मुल्क में आइन और कानून पर अमल दरामद करने का तरीका ही अवेलेबल ना हो और वो जिद्दत और इमर्जिंग पीरियड्स में उसमें जिद्दत ना लाई जाए, उसको इमर्जिंग टाइम्स के साथ दोबारा रिफर्बिश ना किया जाए और उसको तब्दील ना किया जाए, तो मेरे ख्याल में स्टेगनेंसी आ जाती है और वो फ्यूचर डेवलपमेंट और मुल्क को आगे ले जाने में एक अहम किरदार करती है, अहम किरदार अदा करती है। और ये ज़रूरी है कि इस मुल्क में तरामीम इन ड्यू कोर्स वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां पूरी दुनिया में रूनुमा होती हैं उसके मुताबिक की जाए। ज़हीम कादी साहब, अगर ये सब नहीं होता तो फिर अपोजिशन का वहाँ पर रोल आता है कि वो अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर रोल अपोजिशन का सामने आता है, ये भी तो है ना? जी, आप दुरुस्त फरमा रही है, ये अपोजिशन का ही रोल है और उन्होंने ही उनको उन चीज़ों को मोर वायबल बनाना होता है अपने मंशूर अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, पर इम्प्लीमेंटेशन बहरहाल हुकूमत वक्त का ही काम हुआ करता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि अवाम को क्या मिला इसमें से, तो अवाम को ही सब कुछ मिला, अवाम के लिए ही ये जो तब्दीलियाँ वो लाई जाती हैं। इन तरामीम का असल क्रक्स जो होता है, उसके फ़वाइद जो होते हैं, उसके दूरस नताइज जो होते हैं, वो आवाम की ज़िंदगियों पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उनसे फ़वाइद जो है वो हमारा काम है। आप ये तो कह सकती हैं कि हम सही काम नहीं कर रहे, लेकिन तरामीम
ایک سیکنڈ بہرحال بڑی ضروری ہوتی ہے وقت کے مطابق کرنے میں. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ناظرین, بات دراصل یہ کیونکہ اگر یہ بات میں صرف کہہ رہی ہوتی تو یقیناً جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان میں سے کئی اس بات پہ اگری نہیں بھی کرتے ہیں کہ اینکر جو ہے وہ شاید بڑھا چڑھا کے معاملات کو پیش کر رہی ہے, عوام ایسا کچھ حالات نہیں ہے, لیکن عوام کی رائے بھی آپ لوگوں نے جان لی ہے کہ عوام تو بعض تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم ہوتی کیا ہے. نعیم الحق صاحب, آپ اسی عوام میں آپ رہتے ہیں, آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں, صوبوں میں آتے ہیں, مختلف شہروں میں آتے ہیں, یہ جو دور رس نتائج کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کو کہیں نظر آتی ہے, ہمارے عوام کو کچھ مل رہا ہے اس کا فروٹ؟ دیکھیں, جو ترامیم کے حوالے سے زعیم قادری صاحب نے بات کی ہے وہ تو بالکل صحیح, کیونکہ پارلیمان کا یہ بنیادی فرض ہوتا ہے کہ ملک کے نظام میں, ملک کے آئین میں, ملک کے قوانین میں اگر وہ ضروری سمجھے تو ایسی ترامیم لے کے آئے جو اس کے مطابق ضروری ہے. مگر اس سے زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان ترامیم سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے یا نہیں, اور اس کے پیچھے ان جماعتوں کی کیا نیت کار فرما ہے جو ان آئینی ترامیم کی طرف ان کو لے کر جا رہی ہے. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں سن 88 سے لے کر قومی اسمبلی نے کبھی بھی صحیح معنوں میں سنجیدگی سے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے قوانین پاس نہیں کیے, ترامیم نہیں لے کر آئیں. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ہماری مختلف جماعتیں, مختلف قائدین آئے, میں نے یہ دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی لوگ اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو اسمبلیز میں سیاست زیادہ ہوتی ہے, خدمت کم ہوتی ہے. سیاست کا جذبہ جو ہے وہ خدمت کے جذبے پہ ہمیشہ غالب رہا. یہ پچھلے 20 سال کی میں کہانی سنا رہا ہوں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ عوام جو ہیں وہ ان بنیادی سہولتوں سے محروم رہ گئے جو آئین کے مطابق ان کا حق تھا, جیسے مکمل طور پر مفت تعلیمی نظام جو آئین میں گارنٹیڈ ہے وہ آج تک پاکستان میں کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. پھر وہی بات آ گئی نا, ذاتی مفادات جو ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں نا عوام کے مفادات پہ. ذاتی مفادات یا جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ذرا شوکت بسرا صاحب سے بات کرتی ہوں. شوکت بسرا صاحب, جو عوام کی ہم بات سنتے ہیں تو عوام یہ کہتی ہے پائی جاتی ہے کہ یہ آئینی ترامیم ہوتی کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی اتنی نیک نیتی سے کرتے ہیں یہ تمام ترامیم کی, تو اس کے جس طرح سے زعیم قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے دوررس نتائج ملنے چاہیے, لیکن دوررس نتائج ابھی تک عوام تک نہیں پہنچ رہے. آپ کی حکومت تقریباً اپنا ٹینیور کمپلیٹ ہونے کو آیا ہے, عوام آج تک آپ سے ناخوش کیوں ہے؟ نادیہ, میرے خیال میں آپ کے آج کے پروگرام کا جو ایشو ہے وہ خالصتاً ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے, اور میرے خیال میں آپ اینکرز کا مجھے بڑا احترام ہے, آپ کسی طور پہ بھی خوش نہیں ہوتے. اگر اکٹھے مل کے بیٹھ کے کوئی بہتر کام کرے پاکستان کے لیے تو آپ بھی خوش نہیں ہوتے, اور اگر ہم لڑتے رہیں تو آپ ہم پہ پھر بھی تنقید کرتے ہیں. دیکھیں, بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو آج آپ نے ایشو اٹھایا ہے نادیہ, وہ ایک ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ پوچھ رہی تھی ابھی قمر دلشاد صاحب سے, یہ اسی طرح جیسے گوشوارے اگر آپ ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں نہیں دیتے تو آپ کی فار دی ٹائم بینگ جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب 18ویں ترمیم آئی تھی, الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے لیکن جو ممبرز تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے. ابھی ہمارے پاس میجورٹی تھی ہاؤس کے اندر, اگر ہم چاہتے 2/3 میجورٹی ہمارے پاس کہ ہم بلڈوز کرتے اس کے ذریعے سے تو ہم ترمیم لا سکتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم ہو, 19ویں ترمیم ہو, جہاں تک اب 20ویں ترمیم ہے, ابھی آپ کے چینلز پہ ٹکر آپ دیکھ لیجئے, ابھی بھی مذاکرات چل رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے دوران, اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں. میرے خیال میں جب مل بیٹھ کے مسائل ٹیبل پہ آ جاتے ہیں تو میں وہ ایشوز بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ کس حد تک عوام کے مفاد میں وہ ایشوز, اور وہ کس حد تک ان سیاسی پارٹیز کے مفاد میں. لیکن شوکت بسرا صاحب ایک مختصر سا بریک لوں گی, مجھے بار بار بریک کے لیے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو زعیم قادری صاحب سے میں ذرا یہ بھی پوچھوں گی کہ آج جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جس طرح, ہمیشہ سے تو خیر نہیں, فرینڈلی اپوزیشن, لیکن اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہرحال کچھ چیزوں پہ کچھ نہ کچھ اپوزیشن ہو رہی تھی, آج پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے ہرگز انکار یا ہمیں اس سے کوئی تکلیف غم دکھ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک ٹیبل پہ عوام کے مسائل پہ ہی بیٹھ کے آئیں تو کیا ہی اچھا ہو. مختصر سا بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے.